आई एम अंकित शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। तो उसमें काफ़ी नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पिछले वीडियो से लिंक करता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरी पढ़ी थी। उस थ्योरी में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी से आगे का जो कॉन्सेप्ट है, उसी का जो पार्ट सेकंड है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स वगैरह हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो भी अभी तक पुरानी वीडियो से रहा है, आपको कोई सजेशन देनी है या फिर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा वीडियो बने या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो वो सब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी कौन सी वीडियो कब आने वाली है, और साथ के साथ नोट्स वगैरह जो है वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, ये पार्ट 3 इसलिए बोला गया है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहले भी 2 पार्ट हो चुके हैं, और ये जो वीडियो है ये डायरेक्टली लिंक करती है किससे, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड कॉन्सेप्ट से, जो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख के आइए, क्योंकि उससे ये चीज़ और ईजी हो जाएगी और समझना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली बार हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें हमने थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड हमने पढ़ा था। आज की जो वीडियो है वो हम पढ़ेंगे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। तो रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड के पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये है क्या, क्या क्या इसमें मेन चीज़ें हैं, उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 अप्रोचेज़ हैं। कौन कौन सी अप्रोच मेन है इसमें, एक वॉल्टर की अप्रोच और एक गॉर्डन की अप्रोच। वॉल्टर अप्रोच किसने दी थी, प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने, और गॉर्डन किसने दी थी, मायरन गॉर्डन ने। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ हैं इसकी। इसके अलावा कौन कौन इसके और ऐसे थे जो इससे एसोसिएट करते थे, जो इससे लिंक खाते थे, वो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। गॉर्डन, जेम्स वॉल्टर, जॉन लिंटर, रिचर्डसन, ये सारे जितने भी हैं ये सारे किसके सपोर्ट में थे, रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड के सपोर्ट में थे। अब देखिए, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पिछली वीडियो को याद दिलाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। उससे क्या होगा, कंपैरिजन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड के नाम से। तो देखिए, और उसमें मोदिग्लानी मिलर अप्रोच की बात की गई थी, तो उस नाम से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इररिलेवेंट के बारे में रिवाइंड कर लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं, जिससे हमें रिलेवेंट कॉन्सेप्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों का लिंक एक साथ हम कर सकेंगे। एज वी ऑल नो, इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड सेज दैट डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ फर्म्स। क्या कह रहा है इसमें, हम ये कह रहे हैं कि जो हमने इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ी थी, क्या कहता था वो कॉन्सेप्ट ये कहता था कि कोई भी कंपनी अगर कोई डिविडेंड पॉलिसी लेती है तो उसका अफेक्ट नहीं पड़ता है। किस चीज़ पे अफेक्ट नहीं पड़ता, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। देखिए, थोड़ा बहुत अगर वर्ड्स इधर उधर हो रहे होंगे, अल्फ़ाबेट्स इधर हो रहे होंगे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिएगा, आपको उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोला यहाँ पे कि इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट इस सपोर्ट में थी कि डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ फर्म पे। ठीक है जी, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट उसी के जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, ये इसी का अपोजिट है रिलेवेंट कॉन्सेप्ट का। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिविडेंड आर द साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये कह रहे हैं कि डिविडेंड पॉलिसीज़ जो होती हैं या डिविडेंड जो होते हैं वो हमें बताते हैं किसके बारे में, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। दूसरी बात, इट सेड दैट अ फर्म मस्ट डिक्लेयर, ये डिक्लेयर है, अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पे 3 बातों की बात की गई है, 3 बातों का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपनी होती है, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म किस तरह से है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट्स सेड दैट द फर्म मस्ट डिक्लेयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये कहती है क्या, कि एक फर्म को एक इतना अमाउंट डिविडेंड का अलाउ करना चाहिए जिससे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, जिससे कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसकी, आपके इन्वेस्टर्स की और आपके शेयर होल्डर्स की, वो पूरी हो जाए। मतलब कि एक फर्म को इतने डिविडेंड इंस्टॉल करना चाहिए, इतना अमाउंट फिक्स करना चाहिए जिस अमाउंट से जो उसके इन्वेस्टर है उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए, इच्छा मतलब एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो जाए, और साथ साथ कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए। सिंपल सी बात। इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट और कंसेप्ट दोबारा देख लेते हैं। इररिलेवेंट में हमने क्या कहा था कि डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट नहीं करती वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, और रिलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या था, अफेक्ट करती है। पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी साइन करती है किस चीज़ का, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म का। तीसरी बात,
हमें ऐसे अमाउंट में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए जिससे जो हमारे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है और शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है वो तो पूरी हो ही हो, साथ के साथ कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी मैक्सिमम लेवल पे हो सके। ठीक, उम्मीद करते हैं अभी आपको सब समझ आया होगा। इसी में अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली अप्रोच कौन सी आती है? वॉल्टर अप्रोच। तो देखिए ये जो अप्रोच है वॉल्टर अप्रोच, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और ना इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने पॉइंट्स में बांट के किया है, ताकि क्या होता है कभी कभार आपको जो पैराग्राफ में चीज़ें पढ़ते हैं तो उतनी इजीली समझ नहीं आती। जब हम पॉइंट्स में बांट देते हैं तो हमें ऐसे याद रहता है कि इसमें 5 पॉइंट थे, इसमें 6 पॉइंट थे, तो उस पॉइंट्स को हमें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं फटाफट इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात वही कि किसने प्रपोंड किया इसे? प्रोफेसर जेम्स सी वॉल्टर ने। मतलब कौन है इसके प्रपोंडर? जेम्स सी वॉल्टर। ठीक है, अगली बात, ही स्ट्रांगली सपोर्ट दैट द चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि आप जानते हैं रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, तो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है क्या कि डिविडेंड पॉलिसी की जो भी चॉइस होती है वो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करती है। आगे, द फाइनेंशियल मैनेजर कैन यूज़ दिस पॉलिसी टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो डिविडेंड पॉलिसी का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। क्लियर? 2 पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट है बेसिकली, जिसमें एक में उनका नाम है और 2 पॉइंट ये कहते हैं कि वो किसको सपोर्ट करती है, और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि किस तरह से हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट क्या कहता है? ही हैज़ गिवन अ मैथमेटिकल मॉडल टू प्रूव दिस पॉइंट। मतलब कि मिस्टर वॉल्टर ने एक मैथमेटिकल मॉडल दिया है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट को कि डिविडेंड पॉलिसी का असर किस पे होता है? हमारे फर्म की वैल्यू पे। आगे, दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स। देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये मॉडल है, जो मैथमेटिकल मॉडल है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या फिर वाल्टर मॉडल है, वाल्टर की अप्रोच है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये बताती है हमें रिलेशनशिप किस किस के बारे में? फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर जिसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। किसके साथ उसका रिलेशन बताती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जिसे रिक्वायर रेट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। मतलब कि ये रिश्ता बताती है 2 चीज़ों में, किस किस चीज़ों में, कि कंपनी की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। इन दोनों के बाद बीच में जो रिलेशन बताता है वो वाल्टर अप्रोच बताता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाल्टर अप्रोच अ फर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वाल्टर मॉडल क्या कहता है कि कोई भी फर्म है वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। कौन कौन सी? ग्रोथ, नॉर्मल और डिक्लाइन। ठीक है जी, कौन कौन सी? ग्रोथ, नॉर्मल और डिक्लाइन। अब ये क्या है तीनों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इसके बीच में हम क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो 3 फर्म बांटी है उसके अकॉर्डिंग ही बांटी गई है। जैसे ग्रोथ फर्म अगर हम पढ़ें तो देखिए क्या कहती है ग्रोथ फर्म? व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जो आर है, आर बोले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ग्रेटर देन है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी के से। सिंपल। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका आर के से बड़ा हो तो क्या होता है? तो पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्म शुड reinvest their earnings as their rate of return on retained earning is higher than the rate expected by their shareholder। क्या कह रही है इस लाइन का मतलब कि इस तरह की फर्म को क्या करना चाहिए, जो भी उन्होंने पैसा कमाया है उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं पे। क्यों? क्योंकि उनका जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा, जो वापस मिलेगा रिटेन अर्निंग के थ्रू, वो ज़्यादा हाई होगा किसके बजाय उनके जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको एग्जांपल के साथ बताते हैं। कहना क्या चाहता है इस बात में, ये कहना चाहता है जो ग्रोथ फर्म होती है उसका आर बड़ा होता है के से, और ऐसी फर्म को क्या करना चाहिए, उसने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट से उसे फ़ायदा हुआ, तो वो फ़ायदा उसको शेयर होल्डर्स में बांटना नहीं चाहिए, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीज़न क्या कहते हैं? इसका रीज़न ये कहते हैं कि उनका जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा, मतलब जो इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा पैसा आएगा, वो ज़्यादा होगा किससे? जो नॉर्मली शेयर होल्डर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोलता है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू लेके बताते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा? मान लीजिए कंपनी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे। छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिए ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहे, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है। कंपनी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और वहाँ से 1500 कमाए। तो यहाँ पे कंपनी के पास 2 ऑप्शन आते हैं कि इस 1500 में से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दें या फिर डिविडेंड ना दे के ये चीज़ को दोबारा इन्वेस्ट कर दें। तो जो ग्रोथ फर्म होती है उनको ये बोला जाता है कि जो ये 1500 उनके पास आए हैं इसको वो दोबारा इन्वेस्ट कर दें। क्यों? क्योंकि जब वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा, उससे जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो ज़्यादा होगा बजाय अभी देने की। मतलब कि जो शेयर होल्डर है उनको मान लीजिए आप 10% क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। मान लीजिए आप 1500 के हिसाब से दे रहे हैं, तो आप कितना दे रहे हैं? 150 रुपये उनको देना चाह रहे हैं।
लेकिन ये कह रहे हैं कि जब आपका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आप उससे ज़्यादा कमाएं। ये चीज़ वो कह रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट रेट है उससे रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। मान लो उनके रिटर्न 2000 आ जाए, अब 2000 आया तो यहाँ पे 10% के हिसाब से देखें तो कितना हो गया शेयर होल्डर को 200। तो यही फ़र्क है कि उनको एक्सपेक्टेड था 150, लेकिन अगर कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है और री इन्वेस्ट करके तब पैसे कमाती है तो वो ज़्यादा आएगा, जिससे कि जो इंटरेस्ट 10 जहाँ 150 बन रहा था वो 200 भी बन सकता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो पैसा आपने कमाया है वो दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के। क्लियर? पानी पी लेते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। 1 सेकेंड वेट कीजिए प्लीज़। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ 0, दिस वुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर। ये कह रहे हैं कि यहाँ इस वक्त क्या होगा, जो आप डिविडेंड देंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली उसका पे आउट रेशो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप तो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो बनी रहेगी, अच्छी रहेगी। क्लियर? आगे अब पहला पॉइंट क्लियर, तो दूसरा पॉइंट आता है नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म क्या कहती है, व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, R इक्वल टू के। अब इस टाइप की फर्म को क्या करना चाहिए वो यहाँ पे बता रखा है, क्या, इन दिस केस द डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। कह रहे हैं यहाँ पे जो है डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट नहीं करेगी किसको, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। क्यों नहीं करेगी, सवाल ये आता है, तो वो आगे बता रखा है क्यों, बिकॉज shareholder gets same return from the firm as expected by them. There is no optimum dividend policy for such firms. कहने का मतलब जब ये चीज़ बराबर होगी तो शेयर होल्डर जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको उतना ही रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा रिटर्न होने के चांसेस नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी चांसेस नहीं है। अगर हम पिछले एग्जांपल लें तो हमने बताया था कि अगर 1500 आया उसके पास और 1500 में अगर 10% वो डिविडेंड दे रहे हैं तो उसको जो एक्सपेक्टेशन थी कितनी थी, 150, और कंपनी देगी भी कितना, 150। जब देगी उतना जितना एक्सपेक्टेशन है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऑफ शेयर पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये बात कही गई है इसमें। क्लियर? थर्ड पॉइंट, डिक्लाइन फर्म। डिक्लाइन फर्म क्या होती है, देखिए ग्रोथ फर्म और डिक्लाइन फर्म और नॉर्मल फर्म को आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं उनके वर्ड से। ग्रोथ फर्म ऐसी फर्म जो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, जब जो कंपनी ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिक है भाई उसको और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो और अच्छा ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर को दे। अब आता है नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म क्या करती है, क्योंकि वो नॉर्मल है, उसकी ग्रोथ के चांसेस कम है, तो वो क्या करे, जितना उम्मीद है उतना उनको दे दे। अब डिक्लाइन फर्म क्या हुआ, वो फर्म्स जो ग्रोथ नहीं कर रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, गिर रही हैं, तो उनके में क्या होता है, पढ़ लेते हैं। व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे R जो होता है वो किससे कम हो जाता है, K से कम हो जाता है। यहाँ उल्टा हो गया पहली वाली का। अब देखो इसीलिए इसको कहा गया है डिक्लाइन फर्म, या फिर जाती हुई गिरती हुई फर्म्स को कहा गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ होगी, क्या होगा, इसके क्या पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। इन इट फर्म्स डू नॉट हैव द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी सिचुएशन में जो फर्म नीचे गिर रही है, तो सीधी सी बात है जब कोई फर्म नीचे गिर रही होती है तो कोई भी बंदा उस फर्म से इन्वेस्टमेंट लेना नहीं पसंद करेगा। तो वही बात बोलिए कि यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास नहीं है, इनके पास कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एंड कैन नॉट अर्न अ रेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ना ही ये कोई रेट अर्न कर सकती हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। ठीक, so it is better for them to distribute all their earnings to their shareholder as payout ratio is 100% for such fund। क्या कह रहे हैं, जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, आपका जो रेट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो बेटर है ना कि आप अपने शेयर होल्डर को पैसा चुकाओ, क्योंकि अगर कल को फर्म बंद भी होती है तो एटलीस्ट शेयर होल्डर तो दुखी नहीं होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 100% पे आउट रेशियो हो जाता है। जब आपकी फर्म नीचे गिरती है तो हर कोई उम्मीद करता है कि ये फर्म मेरा पैसा फटाफट चुकाए, तो यही बोल रहे हैं ये चीज़। अगर आपकी फर्म डिक्लाइन रेट में आती है, डिक्लाइन फर्म में आती है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका R जो है वो K से कम आता है, तो उस फर्म को क्या करना चाहिए, उस फर्म को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना उसे अपने पास रखना चाहिए, उसे वो 100% जितना भी उसका डिविडेंड है वो डिविडेंड होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को बांट देना चाहिए। क्योंकि इस सिचुएशन में जो पे आउट रेशियो है वो 100% हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा पूरा मिले, इस वजह से उसको पूरा का पूरा पैसा दे देना चाहिए। यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर। देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। अभी इसमें रह क्या गया है, इसमें वोल्टर्स की कुछ एजम्पशंस रह गई है, वोल्टर्स का मैथमेटिकल फार्मूला रह गया है,
और फिर गॉर्डन्स अप्रोच रह गया। 3 पॉइंट इसमें रह गए हैं। अभी इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा ईजिली क्लियर भी होगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपको सारा अभी समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें, और लाइक कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हाँ भाई आपको ये चीज़ें पसंद आई। तो थैंक यू सो मच, एंड इसी तरह से पढ़ते रहिए।